नमस्कार बच्चा लोग। क्वेश्चन आया है मेरे पास कि सर वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं कैट के लिए, और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल कैट क्रैक करना पॉसिबल भी है या नहीं। पॉसिबल तो बहुत है, मतलब हर साल टू बी ऑनेस्ट 40% बच्चे जो कैट क्रैक करके सारे कॉलेजेस में जाकर एडमिशन लेते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं बेटा। तो पॉसिबल तो फॉर दैट मैटर आई विल से वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कैट क्रैक करना ज़्यादा आसान है। क्यों है मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है उसके पीछे। बट अब फिर आता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स प्रिपेयर कैसे करते हैं, दोनों को अलग अलग देखते हैं हम। सबसे पहले आते हैं इस चीज़ पे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कैट क्रैक करना ज़्यादा आसान क्यों है, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने दिया। दो रीज़न है उसके, बहुत बड़े। पहला, वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास टाइम क्रंच होता है, ये तो फैक्ट है। 5 दिन बेचारे बहुत मेहनत करके तुम थक के आते हो। इंसान की फितरत ऐसी है बेटा, जो चीज़ ज़्यादा होती है ना वो वेस्ट भी ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड ईयर ड्रॉप जनता में अगर तुम देखोगे ना, सबसे कम कैट में परसेंटाइल स्कोर कौन लेकर आता है, तो वो ईयर ड्रॉप वाले ही होते हैं। क्योंकि उनके पास पूरा दिन होता है तो वो पूरा दिन बर्बाद भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे बहुत टाइम है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास नहीं होता तो वो साइकोलॉजिकली दे नो कि मेरे पास कम टाइम है तो मुझे इस कम टाइम को यूटिलाइज करना है। प्लस सेकंड, भाई वो उस सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर ना एक नेक्स्ट लेवल मेच्योरिटी आ चुकी होती है। कॉलेज गोइंग बच्चा, मैं भी जब कॉलेज में था मुझे बहुत लगता था मैं बहुत मेच्योर हो गया हूँ, बट जॉब के साथ जो मेच्योरिटी आती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। हर कॉलेज गोइंग बच्चे को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम बहुत मेच्योर हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं, और वो इन जनरल चीज़ों को थोड़ा ना लाइट ले रहे होते हैं। उनको हमेशा एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन के लिए। सबसे ज़्यादा तो जो मुझको प्रेप टॉक्स देनी पड़ती हैं एज ए टीचर, वो हमेशा फ्रेशर्स एंड कॉलेज गोइंग बच्चों को देनी पड़ती हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स खुद मोटिवेट होते हैं। दैट इज़ बिकॉज वो वर्क कल्चर और एनवायरनमेंट ने उन्हें वो ट्रेन कर दिया होता है। ठीक है, तो एक तो है ये सबसे बड़ा रीज़न। दूसरा जो बहुत बड़ा मेजर रीज़न है वो है ये कि कैट का सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी लेवल उसका क्वांट वर्बल एलआर नहीं है। कैट का सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी लेवल है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। उसकी तैयारी करना बड़ा मुश्किल है, और ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। बट ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही है जिसकी वजह से जो फैकल्टी होते हैं वो कैट में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि हम साल दर साल कई सालों तक इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को देख रहे होते हैं, हम यूज टू हो जाते हैं। तो उस दिन जाके ना हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं होता, बच्चों के ऊपर बहुत होता है। नाउ सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है ईयर ड्रॉप वाले के ऊपर, क्योंकि उसे लगता है मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सेकेंड हाईएस्ट प्रेशर होता है उस फ्रेशर के ऊपर जिसके पास जॉब ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि अगले साल में क्या करूँगा। वर्क एक्सपीरियंस वालों के ऊपर, वर्किंग प्रोफेशनल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, और वो प्रेशर ना होना बाकी टेस्ट में इतना काम नहीं आता। बाकी टेस्ट में वो 5-10% का इम्पैक्ट डालता है, बट कैट में जो जिसका पैटर्न हर साल कंप्लीटली चेंज हो जाए, बहुत गजब का इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि उस दिन उस मोमेंट के ऊपर तुम्हारे डिसीजंस इतने बेटर होते हैं जो बाकी बच्चों के नहीं हो पाते। दैट्स द रीज़न आई सेड कि एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कैट क्रैक करना ज़्यादा आसान है। तो डिसहार्टेंड मत हो कि तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, खुश हो, सेलिब्रेट इट। अब हम आएंगे इस चीज़ के ऊपर कि तुम्हें प्रिपेयर करना कैसे चाहिए। देखो, मेरी सबसे पहली एडवाइस वर्किंग प्रोफेशनल बच्चों को ये रहती है कि 3 सब्जेक्ट्स को रिड्यूस करके 2 पे ले आओ पहले। तो मतलब कोई एक सब्जेक्ट ऐसे मैनेज करो कि वो तुम्हारे वर्क रूटीन का ही पार्ट बन जाए। जैसे मैंने भी जब मतलब ओरिजिनल अपने टाइम पे तो एज अ फ्रेशर दिया था, बट बाद में जब मुझे टीचर बनना था, क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा नहीं था, तो मैंने दोबारा कैट की प्रिपरेशन की थी कि अच्छा स्कोर लेकर आऊँ तो टीचर बनूंगा। उस टाइम पे मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया था। देर आर, कोई भी एक सेक्शन उठा लो, चाहे क्वांट हो, चाहे वर्बल हो, चाहे एलआर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट वो तुम्हारा ऑफिस के साथ ही मैनेज होना चाहिए। जैसे जब ऑफिस में सब लोग, हमारे ऑफिस में कल्चर थी, सब स्मोकिंग ब्रेक पे जाया करते थे, बहुत थे। मैं नहीं जाता था ब्रेक पे, मैं भी जाता था। जब सब स्मोकिंग पे लिए जाते थे तब मैं भी ब्रेक पे जाता था। मैं क्या करता था, मैं चुपचाप एक कोना पकड़ता था, सीढ़ियों के ऊपर मैंने ढूंढ रखा था, मैं वहाँ बैठता था। मेरे मोबाइल के अंदर मैंने क्वेश्चंस लोड कर रखे होते थे, मैं वो बैठ के वहाँ सॉल्व करता था। सिमिलरली ट्रैवल टाइम पे रीड किया करता था। तो
तुम चाहो तो अलग अलग कर लो, तो मैंने वर्बल कर रखा था, तुम चाहो वर्बल करो चाहे क्वांट करो, कोई एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जो तुम वर्किंग आवर्स के दौरान ही मैनेज करो, जो बीच में ब्रेक्स होते हैं ना उसमें मैनेज करो। रीडिंग कर लो, आर्टिकल्स पढ़ने की आदत डाल लो, बीच बीच में सब 5-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उस टाइम पे आर्टिकल्स पढ़ो, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की क्वेश्चन लोड कर लो अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, और वो बीच बीच में, उससे स्पीड भी अच्छी होती है क्योंकि तुम्हारे ऊपर टाइम प्रेशर होता है किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए पेन पेपर की ज़रूरत ना हो। तो मैंने ताकि ऑफिस वालों को पता ना चले कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसलिए मैंने वर्बल डिसाइड किया था। कोई देख लेता था आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो बोल देता था हाँ मेरे को न्यूज़ पढ़ने का शौक है, और जब कभी क्वांट के क्वेश्चन लगे गए तो जल्दी सॉल्व कर लिए। एलआर में पेन पेपर की जरूरत पड़ती है यूजुअली, तो इसीलिए मैंने कहा कि एलआर डीआई मोस्टली वो सेक्शन नहीं बन पाएगा। नाउ कमिंग टू सेकंड थिंग, कि अब जब 2 सेक्शन बच गए, मान लो तुमने वर्बल ऑफिस के साथ मैनेज कर लिया और क्वांट एंड एलआर डीआई बच गए, नाउ माई सेकंड सजेशन विल बी, अब इन दोनों सब्जेक्ट्स को वीकडे एंड वीकेंड में डिवाइड कर लो। कोई एक सेक्शन ऐसा जिसको तुम वीकडेज में डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं यूजुअली बच्चों को क्वांट सजेस्ट कर देता हूँ कि भाई तुम डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे हो, और वीकेंड पे भी मे बी 1-1 घंटा प्रैक्टिस कर ली क्योंकि उसे डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और कोई एक सेक्शन ऐसा जो तुमने पूरा का पूरा वीकेंड पे शिफ्ट कर लिया। तो मैं यूजुअली बच्चों को, अपने वर्किंग प्रोफेशनल जो बच्चे आते हैं, उन्हें यूजुअली मैं LRDI पूरा वीकेंड पे शिफ्ट करा देता हूँ, क्योंकि LRDI में आप बैक टू बैक प्रैक्टिस करो या डेली प्रैक्टिस करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्योरली लॉजिक है, उसमें ऐसा कुछ आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं यूजुअली बच्चों को कहता हूँ कि क्वांट डेली कर लो, सैटरडे संडे को बैक टू बैक 6-6 सेट LRDI के तुम कर लेना, ताकि उसमें वो मास्टरी आ जाए। और जब किसी भी एक सेक्शन में मास्टरी हो जाए तो वो टाइम तुम्हारा बच जाएगा, उसी टाइम पे तुम मॉक्स दे सकते हो, या उसी टाइम पे तुम बाकी के सेक्शंस, कोई और सेक्शन का टाइम बढ़ा सकते हो। दैट्स इट। नाउ ये तो एक तरीका हुआ, दिस इज़ वन हैक दैट आई हैव गिवन टू यू गाइज, बट यू कैन क्रिएट योर ओन मेथड्स, बिकॉज तुम्हारा स्केड्यूल तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता। हो सकता है बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, जॉब्स होती है, जैसे IT वाले बच्चे जो मेनली होते हैं या कंसल्टिंग वाले होते हैं, उनमें मेनली सिनोसाइडल साइकिल्स चलती हैं, राइट। बहुत सारे ऑफिसेज में नहीं होती, 9 to 5 फिक्स होती है, बट बहुत सारे में ऐसा होता है जब वर्कलोड आया तो रात के 9-9, 10-10 बजे तक काम चल रहा है, और जब वर्कलोड गया तो पूरे दिन खाली बैठे हैं। अगर तुम्हें पता है तुम्हारी जॉब ऐसी है, देन प्लान अकॉर्डिंगली। जिस वक्त वर्कलोड गायब है, पूरे पूरे दिन बैठ के पढ़ो, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ो, टारगेट के साथ पढ़ो कि भैया ये पोर्शन तो मैं निपटा दूंगा। वंस अगेन, रीडिंग इज़ वन थिंग जो तुम्हें डेली रखनी पड़ेगी, जो तुम्हें इवन उस टाइम पे भी रखनी पड़ेगी जब ऑफिस हेक्टिक हो रहा है। तो रीडिंग को मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि मुझे तब भी रखना है। बट क्वांट एंड LR इज समथिंग जो तुम एक बहुत ही कंडेंस्ड मैनर में पढ़ सकते हो कि 3 महीने के लिए मेरा वर्कलोड लाइट हो गया, मुझे पता है इस 3 महीने में मैं अब दिन के 10-10, 12-12 घंटे बस क्वांट करूँगा, ताकि मेरा क्वांट इस लेवल पे पहुँच जाए कि जब ऑफिस हेक्टिक हो तब मेरे को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत ना पड़े। तब तक बाय चांस अगर तुम ओरली सॉल्व करने पे पहुंच गए क्वेश्चंस, तो तुम बैठे बैठे दिन के बीच बीच में 5-5, 10-10 मिनट निकाल के हेक्टिक स्केड्यूल में से भी कभी कभी एक क्वेश्चन ओरली सॉल्व करते रहोगे ना, मिक्स प्रैक्टिस करके, तो भी काम चल जाता है। तो वो टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट बच्चा पार्टी, इतना सही करना होता है। देखो, वर्क एक्सपीरियंस वालों को ना एक्स्ट्रा बस वो एक डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ती है, और मैंने देखा है उन बच्चों में ज़्यादा इजीली आ भी जाती है, क्योंकि मे बी वो ऑफिस के एनवायरनमेंट का मोटिवेशन कह लो, वो एक्स्ट्रा मैच्योरिटी कह लो, बट उनमें आ जाती है। तो बस वो डिसाइड कर लो, इसको ऐसे डिसएडवांटेज मत देखो, एज ए सेट इसे एज एन एडवांटेज देखो। तुम्हें हेल्प करेगा ये कि तुम्हारे अंदर कि इसका एडवांटेज लेके तुम कैट ईजिली क्रैक कर सकते हो। बस ये है कि तुम्हें 1 साल के लिए जो थोड़ा तुम्हारा वो है ना, ये टाइम पास एक्टिविटीज़, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेगुलर करना पड़ेगा। चलो भाई, हफ्ते में 1 दिन की बजाय महीने में 1 दिन कर लिया। अपने आजू बाजू के लोगों को ओपनली अनाउंस करना पड़ेगा कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं सिंसियरली कर रहा हूँ, तो भाई मेरे को परेशान मत करना। अच्छे दोस्त हैं तो इस बात को समझेंगे, नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, फिर दोस्त बदल लो, क्योंकि समझना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो दैट्स इट। इन सब छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखोगे तो जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, कब में निकल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो बच्चों को भाई ऑफिस के साथ में बड़े बड़े मतलब ऑफिस के साथ में कैट प्लस जो फाइनेंस वाले बच्चे होते हैं, मैंने उन्हें फाइनेंस के सर्टिफिकेट्स भी निकालते हुए देखा है, जो अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं वो निकालते हुए देखा है। तो बहुत कुछ पॉसिबल है, बस थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, ढेर सारा डिसिप्लिन, बहुत सारी मैच्योरिटी एंड ये चाहिए, और नन्ही सी प्लानिंग।
ठीक है, वो तुम एक बार कर लोगे अपने रूटीन, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो चीज़ें बड़ी स्मूथली चलेंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. दैट्स इट. बाकी कुछ हो, कोई बात करनी हो, कोई सवाल पूछना हो, तो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं सबसे बात करता हूँ. नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप है, फ्रीली बात करता हूँ बच्चों से, 1-on-1 भी बात करता हूँ बच्चों से. आओ वहाँ आके पूछो, मिलो, एंड अच्छे से पढ़ाई करो. हैप्पी प्रिपरेशंस. आई लव यू ऑल.